हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाला कक्षा 10 का जो आपका एग्जाम वाला विषय विज्ञान का दिनांक 9 फरवरी को उसके हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी कि यहाँ सब लोग का बहुत सा क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं 2023 से 24 का जो मॉडल प्रश्न पत्र आया हुआ था वहाँ का उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले आंसर के साथ। यानी कि अगर आप देख के जाते हो इस वीडियो को तो बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और एक चीज़ अगर आप नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडल पेपर से देखने को मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के देख कर जाते हो तो। यानी कि हम 2023 से 24 का मॉडल पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम लोग बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की बात कर रहा है, कुछ इस तरीके से आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी तो यहाँ पे होती है ध्रुव पे ना। ये फोकस दूरी की मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। क्या बोल रहे हैं आपसे, वस्तु का अवतल दर्पण पर किस अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का बन रहा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होता है। वस्तु की स्थिति कैसा होगा जब समान आकार का बनेगा तो ये जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा क्या कैसा होगा, सी पर होगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या पे होना चाहिए, तब आपका कुछ इस तरीके से आपका सिचुएशन बनता है। यानी कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र पे होना चाहिए, सी पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे देख सकते क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया गया आपका बताना है इसमें से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका तेल में, वायु में, सॉरी पानी में, वायु में, कागज में, किस में चलेगा। सिंपल से बात है, वायु में चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका एक लेंस की क्षमता माइनस का 4 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो पी बराबर यानी कि लेंस की क्षमता बराबर जो होता है हमारा 1/f के बराबर होता है, ठीक है। 1/f होता है। तो हमारे पास पी यानी कि लेंस की क्षमता का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 4 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। माइनस का 4, तो माइनस का 4 बराबर किसके हो जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा। तो इसको तिरछा से गुना कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस का 4f बराबर किसका हो जाएगा, 1 का बराबर हो जाएगा। f बराबर अगर लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, माइनस का 1/4। अगर इसको काटोगे पॉइंट में माइनस पॉइंट में आंसर दिया है ना, तो किसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 0.25 बार में, 0.25 जो कि माइनस का रहेगा, ठीक है। माइनस का 0.25 कहाँ पे ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.25 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 बोलता है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। मानव नेत्र में फोकस दूरी का परिवर्तन क्या कारण हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपका कॉर्निया, आइरिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सिलियरी पेशी, मांसपेशी या फिर पुतली। देखो इसका मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का जो कारण होता है आपका सिलियरी पेशिया होता है, क्योंकि सिलियरी पेशिया बढ़ घट सकती है, कभी ऊपर कुछ इस तरीके से सबका होता है मानव नेत्र को पकड़े हुए बीच में, ठीक है। बीच में आपका मानव नेत्र होता है, ये कभी खींचता है इसको, कभी खींच करके इसको लंबा कर देता है, कभी छोटा कर देता है, ठीक है। तो किसका काम होता है, सिलियरी पेशिया का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होता है हाइपर मेट्रोपिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं आपका प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका वोल्ट, फैराड या फिर एम्पियर या फिर ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो जगह हमें प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ओम को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं आपका टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। सबसे पहले जानो कि टंगस्टन होता क्या है। बल्ब में देखे होगे आप लोगों ने कि टंगस्टन लगा होता है, जो कि कितना भी करंट दो जलता नहीं है, ठीक है। किस में प्रयोग होता है, बिजली के बल्ब में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, यानी कि चुंबक कुछ इस तरीके से होता है। इधर आपका नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका साउथ पोल होता है। तो आपसे पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरफ से निकलती है, नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हमारा निकलता है वो निकलता है हमारा उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से निकलता है। कुछ इस तरीके नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाता है, दोनों कर से, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखने को कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल।
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा का परम स्रोत इन चारों में से कौन सा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर सीएनजी, कौन सा हो जाएगा परम स्रोत। हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। देखो इधर आपका कुछ रासायनिक समीकरण हमारे इस तरीके से होता है। मान लो आपका एच है, ओ है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, हमारा H2O बना रहा है, ठीक है। तो किस नियम के कारण हम इसको संतुलित करते हैं, तो हमारा जो होता है किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका दिया गया आपका FeCO4 Fe+ CuSO4 आपका दिया गया आपका अभिकारक, इससे उत्पाद आपका क्या बन रहा है Cu+ में FeSO4। तब क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया, किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे Fe आपका अलग था, Cu के साथ क्या जुड़ा हुआ था, SO4 जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे Cu अलग हो गया और SO4 के साथ कौन सा जुड़ गया, Fe जुड़ गया। तो क्या इसको बोलते हैं, पर सॉरी विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं ना, क्योंकि इसको हटा करके इसका स्थान ले लिया, यानी कि विस्थापन कर दिया उसको, यानी कि विस्थापन। इनको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तब का होगा नहीं, क्योंकि H+ आयन की बात करते हैं सिर्फ अम्ल ही पाया जाता है, अम्ल आपके ये तीनों ही हैं सिर्फ, ठीक है। अब आपको पता करना ये तीनों में से किस में सबसे अधिक होगा। जो सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीयता होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्लस आयन होगा, क्योंकि अम्ल में ही पाया जाता है किसका, H+ आयन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 13 का क्या हो जाएगा, देखो इस तीनों में से आपका सबसे ज़्यादा होता है आपका अम्लीय, वो जठर रस होता है, यानी कि जठर रस बिल्कुल राइट आंसर, जिसमें आपका क्या हो जाएगा H+ का आयन सबसे अधिक पाया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ABC तथा D का pH मान क्रमशः कितना है। देखो ए का pH मान कितना है हमारे 5 है, B का pH मान कितना है 8 है, और C का pH मान हमारे पास 10 है, और D का pH मान 13 है, ठीक है। तब से बोल रहा है उपरोक्त में से कौन अम्ल है। तो अम्ल कहने का मतलब होता है क्या कि उसका pH मान कितना, 7 से कम होना चाहिए ना, 7 से कम होना चाहिए उसका pH मान। तो क्या होता है आपका अम्ल हो जाता है। कौन सा हो जाएगा 7 से कम, इसमें कौन सा 5 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा ए है आपका। 5 की जगह पर क्या है हमारा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CaSO4। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHCO3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 16। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब जिसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अवकरण भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Al2O3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना है, आपका पूछा जाता है बार बार आपका एग्जाम में। 17 बोलता है आपका दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैस यानी कि जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि उसका बाह्यतम कक्षा पूरा तरीके से भरा हुआ होगा। तो कौन सा हो जाए बाह्यतम कक्षा पूरा किसका भरा हुआ है। इसमें से बाह्यतम कक्षा में अधिकतम हमारा 8 होता है, इसमें से 8 अधिकतम बगल में किस में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन करने का मतलब होता है या तो दो बॉन्ड, या तो उसमें 2 बॉन्ड होगा, या तो इसमें 3 बॉन्ड होगा, वो आपका क्या होता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि 2 बॉन्ड करने का क्या मतलब है, उसमें एल्कीन समूह वाला आपका क्या हो जाता है 2 बॉन्ड हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है असंतुलित हो जाता है। और दूसरा क्या होता है एल्काइन समूह वाला, एल्काइन, ये भी आपका क्या हो जाता है आपका 3 बॉन्ड वाला होता है। ये भी आपका क्या होता है असंतुलित होता है। अगर संतुलित की बात करते हैं सिर्फ एल्केन ही होता है, अगर असंतुलित की बात करते हैं एल्किन भी हो जाएगा और एल्काइन भी हो जाएगा। तो इसमें से आपको पता करना कौन सा एल्किन और एल्काइन है, ठीक है। एल्किन हो या फिर एल्काइन हो आपका क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा। आपका क्या होगा ये तो आपका एल्केन है, ये आपका क्या है एल्केन, ये तो आपका एल्केन नहीं है। देखो ये भी आपका एल्केन है, ठीक है, क्योंकि देखो 2 में 2 जोड़ो, 2 का 2, इसमें सी कितना आपका 2 है, 2 गुना 2 करो यानी कि 4 में 2 जोड़ दो 6 आपका एच हो गया, यानी कि आपका क्या आपका एल्केन हो जा रहा है। एल्केन का गुण उसमें है। लेकिन ये देखो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं कुछ इस तरीके से आपका 2 कार्बन है,
इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड पूरा करना होता है इसको। तो 2, एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक इधर बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हुआ, इसको 2 बॉन्ड और चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। आपका क्या बन गया, असंतुलित बन गया, यानी कि एल्काइन समूह का बन गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका संरचना बन रहा है। बाकी बात आप लोग ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हो, 4 दूना का 8 होता है, 8 + 2 आपका 10 हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, आपका एल्केन समूह का हो जाएगा, यानी कि वो आपका संतृप्त हो जाएगा। हमसे असंतृप्त पूछा था। उन्हें से बोलते हैं आपका एच CHO में कौन सा प्राकृतिक समूह है, इसमें सिंपल सा दिख रहा है CHO प्राकृतिक समूह है, जो कि किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख सकते तो क्वेश्चन 20 बोलते हैं दिए गए तत्वों में कौन तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, दिए गए तत्वों में से कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन में 21 को देते हैं, अमीबा में किस प्रकार के पोषण होता है, अमीबा में किस प्रकार के पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राणी समभोजी पोषण बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका अमीबा में होता है। क्वेश्चन में 22 को देते हैं, क्वेश्चन में 22 बोलते हैं आपका श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरोवेट का विखंडन कहाँ होता है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस चीज़ को याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका द्रव्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, नियमन करता है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थायरोक्सिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बोलते हैं मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक क्रियाओं को बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आपका परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला। तो अनैच्छिक क्रियाओं की बात किया जाती है, जो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेडुला द्वारा हम सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलते हैं दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। ये जो आपका कुछ इस तरीके से आपका जो दिया जाएगा ना, आपका किसका होता है, पुनरुत्थ भवन का होता है। कहाँ पे पुनरुत्थ भवन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी जब पूछा जाता है क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन का एग्जाम्पल आप लोग एक ठो याद रखना है, अभी आपका पूछा जाता है प्लेनेरिया हो जाएगा। ठीक है, प्लेनेरिया, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, आपका इसका एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन में 26 बोलते हैं मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए में आपका अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या फिर योनि। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडवाहिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलते हैं हमारे किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए से या फिर न माता का डीएनए से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिता और माता दोनों का डीएनए से होता है। आप इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन 28 क्या बोलते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या फिर चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विखंडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 29 बोलते हैं हरे पौधे की पत्तियाँ प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च करती है। आप लोग इस चीज़ का काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 1% आपका यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम क्वेश्चन 30 यानी कि लास्ट प्रश्न को आज के लास्ट प्रश्न को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन 30 बोलते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। यहाँ पर कुछ दे दिया, इसमें से बताना है कौन सा उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। ऑप्शन नंबर ए बोलता है थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, ये तो नहीं हो जाएगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का नहीं, मिट्टी के डिस्पोजल कप का ये हद तक हो सकता है, लेकिन कागज़ का डिस्पोजल कप का अगर दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कक्षा 10 का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो समझ में आ गए हो टोटल। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।